हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है दुर्व्यवहार। अपने माँ बाप को तो जीवन भर देना ही है, कभी सास ससुर के बारे में भी सोच लो। मैं यहाँ नौकरों की तरह आपके माँ बाप की सेवा करती हूँ और आप मेरे माँ बाप के बारे में कभी नहीं सोचते हो। कल्पना अपने पति राजीव से कहती है। राजीव बोला, हम जब भी वहाँ जाते हैं खाली हाथ तो जाते नहीं। और ऐसा क्या मैं मम्मी पापा के लिए करता हूँ जो तुम अपने माता पिता के लिए नहीं करती हो? उन्हें क्या पसंद है नहीं पसंद है ये तुम जानती हो, तो जो देना हो दो, मैंने कब मना किया है? कल्पना बोली, बस बहुत कर लिया दूसरों की माँ बाप की सेवा। अरे मेरे माँ बाप ने खिला पिला कर मुझे इस काबिल बनाया और मैं किसी और के माँ बाप की सेवा कर रही हूँ। राजीव बोला, ये तुम नहीं, दुनिया की हर औरत करती है। तुम आखिर चाहती क्या हो ये मुझे साफ साफ बताओ। गोल गोल घुमाकर मेरे दिमाग का दही मत करो। कल्पना बोली, आपको साफ साफ सुनना है तो सुनो। आपकी माँ बोल रही थी इस बार त्योहार पर आपकी बहन को बुलाएंगी। ये सब मुझसे नहीं होगा। अरे क्यों, हर त्योहार में वे उठकर चली आती हैं, कभी अपने माँ बाप को क्यों नहीं बुलाती हैं? इस बार मैं अपने मम्मी पापा को अपने घर बुला आऊँगी। समझा देना अपने माता पिता को। बैठे बैठे जो गरम गरम रोटी मिल रही है कहीं वो भी बंद ना हो जाए। इतना कहकर कल्पना वहाँ से चली गई। सर को खुजलाते हुए राजीव कमरे से बाहर निकला और जाकर टीवी के सामने बैठ गया। तभी उसकी माँ कमला जी आई और बोली, अरे बेटा जरा टीवी पर वैष्णो देवी वाला सीरियल लगा। अचानक से उनके पिता मनोहर जी आए और बोले, बस भी करो भाग्यवान, एक ही सीरियल को कितनी बार देखोगी? नहीं बेटा, तुम मैच लगाओ, हम दोनों मिलकर मैच देखेंगे। दोनों आपस में बातें कर रहे थे और टीवी की आवाज़ मानो राजीव के मस्तिष्क पर हथौड़े का काम कर रहा था। अचानक राजीव जोर से चिल्लाया, बस कीजिए आप लोग, सबको अपनी अपनी पड़ी है, मेरे बारे में कोई नहीं सोचता। माँ, जब आप लोगों के कमरे में मैंने एक छोटा सा टीवी लगवा दिया है तो क्या एक पल के लिए मैं चैन से टीवी भी नहीं देख सकता? अरे कमाता हूँ पर कभी भी किसी चीज़ का सुख नहीं उठाता हूँ, तो क्या पूरी जिंदगी आप लोगों के नाम कर दूँ? आखिर आप लोग मुझसे चाहते क्या हैं? माता पिता दोनों आश्चर्य से बेटे की तरफ देख रहे थे। वो जमाना लद गया जब बच्चे माँ बाप से डरते और उनका लिहाज करते थे। ऐसे व्यवहार से तो बच्चे क्या, बूढ़े माता पिता भी डर जाएं। मनोहर बाबू कुछ बोलना चाहते थे। कमला जी उनका हाथ पकड़ी और बोली, चलिए जी, हम अपने कमरे में चलते हैं। और दोनों चुपचाप चले गए। पहले माता पिता जब बच्चों को समझाना होता था तो त्योहार से पहले उन्हें उस चीज़ के लिए तैयार करते थे। अब बच्चे जब बूढ़े माता पिता पर अपना दबाव बनाना चाहते हैं तो चिल्लाकर घर के माहौल को बदल देते हैं। कुछ ऐसा ही राजीव ने किया। 2 दिन तक बड़े बूढ़े माँ बाप सिर्फ खाना खाने के लिए कमरे से निकलते थे, उसके बाद आपस में ही बातें करते थे। 2 दिन बाद राजीव अपनी पत्नी के साथ त्योहार की शॉपिंग के लिए निकल रहा था तो माँ के पास जाकर बोला, माँ, आपके पास त्योहार में पहनने के लिए कपड़े हैं या मुझे लाने पड़ेंगे? अभी बता दीजिए। कमला जी ने सोचा बेटे का मूड अब ठीक हो गया है तो वो बोली, बेटा राजीव, तुम्हारी बहन ने कुछ बताया कि क्या वो कब आ रही है? साल में एक ही बार तो उससे मिलना होता है। राजीव कुछ कहता उससे पहले ही कल्पना बोली, नहीं मम्मी जी, इस त्योहार पर वो नहीं बल्कि मेरी मम्मी पापा यहाँ आएंगे। आपको अगर आपकी बेटी से मिलने की इतनी इच्छा है तो आप उनके घर क्यों नहीं चली जाती हैं? मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। और बार बार अगर बेटी से मिलने की इच्छा होती है तो मैं आपको एक ऐसी जगह बताती हूँ, वहाँ चली जाइए। वहाँ जब मर्जी हो वो आकर मिल सकती है। कमला जी बड़ी उत्सुकता से बोली, ऐसी कौन सी जगह है बहू? कल्पना मुस्कुराकर बोली, वृद्धाश्रम। अगर आप चाहें तो वहाँ जाकर रह सकती हैं।
खर्चे की चिंता मत कीजिए, वहाँ जाने का इंतजाम हम कर देंगे। वहाँ भी बिल्कुल घर जैसा ही होता है और जब भी चाहे दीदी आपसे मिल सकती हैं। यहाँ बुलाकर हमारा खर्चा मत बढ़ाइए। कमला जी की आंखें भर आईं। वो बेटे की तरफ देख रही थी। बेटा अपनी आंखें चुरा रहा था। वहीं विशंबर जी बैठे थे। वो बोले, बहू, हमने कब तुम्हें अपने माता पिता को यहाँ बुलाने और उपहार देने से मना किया है? फिर अपने माँ बाप को उपहार और सास ससुर को वनवास, आखिर क्यों? कल्पना बोलिए, सोचिए, हम लोग आपकी सेवा करके कितना थक गए हैं कि अब हम इस घर में आपको बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे हैं। आप लोगों की वजह से ना मैं मायके जा पाती हूँ और ना यहाँ उन्हें बुला पाती हूँ। ऊपर से त्योहारों पर आप अपनी बेटी को बुलाकर हमारा खर्चा बढ़ा देते हैं। हमारे बच्चे भी बाहर पढ़ रहे हैं, खर्चा हमारा भी बढ़ रहा है। इसकी चिंता तो आपको कभी नहीं होती। अरे, आपका बेटा एक अकेला कमाने वाला है। मेरे बारे में नहीं तो उसके बारे में ही सोच लीजिए। विवेक चुपचाप भूत की तरह खड़ा पत्नी की बातें सुन रहा था। कमला जी मनोहर जी को रोकते हुए बोली, रहने दीजिए जी, जब अपने ही कोख का जना माँ बाप के दुख को नहीं समझता तो पराए घर की लड़की से क्या उम्मीद कर सकते हैं। और सही तो कह रही है बहू, रोज रोज का अपमान सहकर भी आखिर हम बेटे की कमाई तो खा रहे हैं। इससे तो बेहतर होता कहीं और जाकर रहते, तो ये गम तो ना होता कि जिसे दूध पिलाया वो दोषी नहीं है, उल्टा जन्म देकर हम दोषी बन गए हैं। राजीव बोला, माँ, आंसू बहाकर मुझे मत दिखाओ, मैं तो तंग आ गया हूँ इस घर की किचकिच से। अगर आप कहीं जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं। इतना कहते हुए वो वहाँ से चला गया। कल्पना बोली, सुन लिया आपने बेटे का फैसला, या खुद अपना इंतजाम कर लीजिए, ना हो तो मुझे बता दीजिएगा। इतना कहते हुए कल्पना भी शॉपिंग के लिए निकल गई। कमला जी के आंसू थम नहीं रहे थे। मनोहर जी बोले, कमला, तुम रोती क्यों हो? तुमने कोई गलती नहीं की है। हाँ, तुमने बेटे को जन्म दिया था, अब वो कसाई बन गया है, तो इसमें तुम्हारा क्या दोष है? अभी मैं जिंदा हूँ, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठा सकता हूँ। कल को अगर ना रहूं तब भी तुम्हारे लिए कुछ करके जाऊंगा, याद रखना। इतना कहकर वो घर से बाहर चले गए। 2-3 घंटे हो गए थे, मनोहर जी नहीं आए तो कमला जी को चिंता हो रही थी। इधर मनोहर जी ने अपने गांव फ़ोन किया और वहां के सरपंच को अपनी सारी बात बताई कि हमारी जितनी भी ज़मीन है हम उसे बेचना चाहते हैं और अपनी संपत्ति से अपने बेटे को हम बेदखल करते हैं। इस बात की जानकारी मनोहर जी ने अपनी बेटी निहारिका को दी तो बेटी दामाद ने कहा, हमें आपकी संपत्ति से कुछ नहीं चाहिए और आपका जो भी फैसला रहेगा हम उसके साथ हैं। हम भी तो आपके परिवार का हिस्सा हैं, आप हमारे साथ भी आकर रह सकते हैं। मनोहर जी बोले, नहीं, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। बहुत दिन बर्दाश्त किया, अब मैं ना तो किसी पर बोझ बनूंगा, ना किसी को कुछ दूंगा। बस आपको खबर दे दी कि अगर कल को हम ना रहे तो बस आखिरी दर्शन कर लेना। इतना कहकर उन्होंने फ़ोन रख दिया। शाम में जब मनोहर जी घर लौट कर आए तो कमला जी पूछी, आप बिना बताए इतनी देर कभी घर से बाहर नहीं रहते, क्या बात हो गई, कहाँ थे? वो बोले, कमला, सालों से देख रहा हूँ तुम अपने मन की भावनाओं को डरते डरते बहू से कहती हो, और अगर बेटे के घर को अपना घर कहते हैं तो अपने ही परिवार में हम अतिथि की तरह रहते हैं। अब खुश हो जाओ, मैंने हमारे लिए इंतजाम कर लिया है। कमला जी आश्चर्य से उनकी तरफ देख रही थी और सोच रही थी कि आखिर इस उम्र में उन्होंने क्या इंतजाम कर लिया है। 2 दिन बाद मनोहर जी गांव जा रहे थे। राजीव बोला, पापा, ये बैग लेकर आप कहाँ जा रहे हैं? वो बोले, बेटा, बहुत दिन हो गए, गांव के मित्र से नहीं मिला, बस उसी से मिलकर एक दिन में वापस आता हूँ। बस अपनी माँ का तब तक ख्याल रखना। इतना कहकर मनोहर जी चले गए। कमला जी यहाँ चिंतित थी कि इस उम्र में आखिर वो क्या कर लेंगे। मनोहर जी ने वहाँ सरपंच के साथ मिलकर सारी कार्रवाई पूरी की। अपनी ज़मीन को बेचकर सारे पैसे लेकर वो दामाद के पास गए।
वहाँ से एक संस्था के पास गए जहाँ अपनी सारी जमा पूंजी जमा करके अपनी और पत्नी की रहने की व्यवस्था की। अब जब तक वो दोनों जीवित रहेंगे उनके इलाज और खाने पीने का खर्चा वो संस्था उठाएगी। सारा इंतजाम करके मनोहर जी वापस लौटे। मनोहर नाथ जी जब एक हफ्ते बाद लौटे तो उनके चेहरे पर एक आत्मविश्वास था। कमला जी पूछी तो वो बोले, कुछ मत पूछो, बस अपना सामान बांध लो। आज इस घर में हमारा आखिरी दिन है। आगे अगर तुम मेरे आंखों में कभी शर्मिंदगी या आंसू नहीं देखना चाहती हो तो पुत्र मोह त्याग कर मेरे साथ चलना। इतना कहकर वो अंदर चले गए। कमला जी बाहर अपने बेटे बहू की तरफ देख रही थी, जिसे अपनी माँ की कोई चिंता नहीं थी। वो तो अपने सास ससुर के स्वागत की तैयारी में लगा था। रात में जब दोनों खाना खाने बैठे तो कल्पना बोली, मम्मी जी कल मेरे माँ बाप आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा उनके सामने कोई बखेड़ा ना हो। वो बोली, बहू हमारी वजह से तुम्हें अब कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। ईश्वर हमारे बच्चे सुख भी तुम्हें दे, क्योंकि पूत कपूत होता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती, और तुम्हारे द्वारा दिया गया वनवास हम स्वीकार करते हैं। दोनों ने खाने की थाली को प्रणाम किया और अपने कमरे में चले गए। राजीव आश्चर्य से उन्हें देख रहा था तो कल्पना बोली, आप चिंता बंद कीजिए, ये इनकी ड्रामेबाजी है, आप आराम से खाना खाइए। दोनों खाना खाने में लग गए। इधर कौशल्या जी ने बस 2 जोड़ी कपड़े और अपनी दवाइयाँ एक बैग में रखी। अगले दिन जब दोनों जा रहे थे तो राजीव बोला, ये क्या नया ड्रामा आप लोगों ने लगा रखा है। मनोहर जी बोले, अगर तुम हमारा सामान भी देखना चाहते हो तो देख लो, हम तुम्हारा कुछ भी नहीं ले जा रहे हैं। तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार तुम्हें मुबारक हो और हमारा वनवास सदा तुम्हें याद दिलाए कि हमने तो तुम्हें जन्म दिया और तुमने हमें वनवास दिया। इतना कहकर वो चले गए। मनोहर जी जब वृद्धा आश्रम में पहुँचे तो उन्होंने सख्त हिदायत दी कि उनके बेटे बहू से वो जीवन में कभी नहीं मिलना चाहते। मरणोपरांत उनकी बेटी, दामाद या उनका कोई रिश्तेदार ही उन्हें मुखाग्नि दे। घर तो नहीं था पर घर जैसा ही लग रहा था, क्योंकि हर कोई उसी दुख से गुजर रहा था और दोनों पति पत्नी को अपना दुख कम लग रहा था। धीरे धीरे वहाँ का माहौल ही उन्हें अच्छा लगने लगा। दूसरे का दुख सुनते और अपना दुख बांटते, और इसी तरह उन्होंने अपना बचा हुआ समय वहाँ काटने लगे।